आज के सेशन का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, आप सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स तक पढ़ चुके हो। ओके, इसके बाद इससे ही रिलेटेड टॉपिक है बट इन प्लांट्स। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। बट पढ़ाने से पहले जेन्युइन सा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैम अगर आप ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन को सर्कुलेशन नाम दे रहे थे तो यहाँ पे भी तो सर्कुलेशन बोल सकते थे, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बोलने की क्या ज़रूरत थी? हम ये भी तो बोल सकते थे ना, सर्कुलेशन इन प्लांट्स, ऐसे बोल सकते थे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते थे। इसलिए नहीं बोल सकते थे क्योंकि देखो एनिमल्स में सर्कुलेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक अलग पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है दैट इंक्लूड्स हार्ट, वेन्स, आर्टरीज और भी बहुत कुछ आप पढ़ चुके हो। वो सबका सब एक तरह से कंबाइन करके तब वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन कराता है, ब्लड को हर ईच सेल तक पहुँचाता है ताकि माइटोकॉन्ड्रिया उस ब्लड में जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, ऑक्सीजन है, उन दोनों को मिक्स करा करके कंबसन करा पाए और कंबसन करा करके एटीपी जनरेट करा पाए। ठीक है ना? बट इन प्लांट्स आपको लगता है क्या कि कोई इस तरह का कोई सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लांट्स को सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि प्लांट्स को ज़्यादा फंक्शंस नहीं करने हैं। इसी वजह से प्लांट्स में सर्कुलेशन ना कह करके हम लोग जस्ट ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट करना मतलब कि एक जगह से सामान को उठा करके दूसरे जगह पे पहुंचा देना। ठीक है, दूसरी जगह काम ईच सेल तक पहुंचाना ताकि ईच सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपना जो एटीपी है उसको बना सके। ठीक है, क्योंकि एटीपी बनाने का काम ह्यूमन बीइंग एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स होता कैसे है। ठीक है ना, तो देखो ट्रांसपोर्ट ना यहाँ पे दो तरीके से होता है। पहला जो है वो वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट होगा और दूसरा जो है वो फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होगा। फूड मटेरियल में ग्लूकोज आ जाएगा, एमिनो एसिड्स आ जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड्स बहुत सारे हैं बट आपको ग्लूकोज तक ही पढ़ना है। आप ग्लूकोज याद रखो। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज फूड मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस में बना था, हाँ वही ग्लूकोज, उसको सारी के सारी पार्ट्स तक पहुँचाने हैं। है ना, कहाँ कहाँ तक पहुँचाना है बाबू? तो बर्ड तक पहुँचाना है, जो फ्रूटिंग हो रहा है, नया नया जो फ्रूट्स आ रहा है उसके ग्रोथ के लिए भी तो चाहिए ना, तो उस वहाँ तक पहुँचाना है। प्लस गिर्थ इंक्रीज़ कराना है उसको भी चाहिए। है ना, तो जहाँ जहाँ जिस पार्ट में चाहिए फूड मटेरियल वहाँ तक उसको ट्रांसपोर्ट करा देना है। समझ में आया? चलिए, तो हम लोग इस दोनों को पढ़ेंगे। अभी देखो यहाँ इधर क्या था, वाटर एंड मिनरल्स, और इधर क्या था, जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो लीव्स बनाती हैं फूड दैट इज ग्लूकोज, वो। ठीक है, तो दोनों को ट्रांसपोर्ट करने का जो पाथवे है ना वो एकदम डिफरेंट है। ठीक है, वाटर एंड मिनरल को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम, 9th में पढ़े थे। और फूड मटेरियल को कौन ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में? फ्लोएम, पढ़े थे 9th में। ठीक है, अभी देखो दोनों में डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंस है जाइलम एंड फ्लोएम में। ठीक है, बारी बारी से हम लोग डिफरेंस को काउंट करेंगे। पहला डिफरेंस तो ये है कि जाइलम जो है सिर्फ वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है ना, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स ओनली वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम रूट टू लीव्स। ठीक है ना, रूट से लीव्स के पास, क्योंकि वाटर क्यों चाहिए आपको? फोटोसिंथेसिस वाले वीडियो में मैंने बता रखा है कि वाटर चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, तो जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स और डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, बट इधर अगर फ्लोएम की बात करेंगे तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड मटीरियल्स ओके टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, पहला डिफरेंस हो गया। सेकेंड नंबर डिफरेंस में जो जाइलम जो अपना काम करता है ना, फंक्शन करता है ना, वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में फंक्शन कर सकता है, दैट इज फ्रॉम रूट टू लीव्स, नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन जो फ्लोएम फंक्शन करता है वो मल्टी डायरेक्शनल कह सकते हैं, बाई डायरेक्शनल कह सकते हैं, क्योंकि जो लीव्स में खाना बना वो ऐसे थोड़ा ना कि किसी एक ही पार्ट को चाहिए, वो तो सबको चाहिए ना, वो तो रूट के सेल्स को भी चाहिए, ब्रांचेस के सेल्स को भी चाहिए, बर्ड को भी चाहिए, फ्लावर को भी चाहिए, फ्रूट को भी चाहिए, सबको चाहिए। है ना, तो वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। सेकेंड पॉइंट हो गया। चलिए, थर्ड पॉइंट ये है कि जाइलम जो अपना काम करता है ना उसमें बहुत सारे फिजिकल फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना, और उसमें से कुछ फिजिकल फोर्सेस के नाम हैं कोहेसिव फोर्स एंड अधेसिव फोर्स। इसको हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है और अधेसिव फोर्स क्या होता है। ठीक है ना, लेकिन अगर हम लोग फ्लोएम की बात करेंगे तो इसमें किसी तरह के एक्सटर्नल फिजिकल फोर्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट में ये है कि एटीपी जो है ना रिक्वायर्ड नहीं है
क्योंकि फिजिकल फोर्सेस लग रहा है ना जाइलम में, तो फिर एटीपी की क्या ज़रूरत है। लेकिन हाँ, फ्लोएम में तो फिजिकल फोर्सेस नहीं थे, तो वहाँ पे तो एटीपी चाहिए ना, एनर्जी का कंजम्पशन होना होगा ना वहाँ पे, तो वहाँ पे एटीपी रिक्वायर्ड है फ्लोएम के पास, और जाइलम में एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए, और कौन सा पॉइंट आ जाएगा, तो और एक पॉइंट है कि यहाँ पे ट्रांसपीरेशन, यहाँ पे एक फिनोमिनन रिलेटेड है जिसको कि ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है ना, जाइलम वाले कॉलम में एक फिनोमिनन रिलेटेड है, इसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और ट्रांसपीरेशन के साथ साथ एक और फिनोमिनन होता है रूट प्रेशर। हम लोग बारी बारी से इसको अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस नाम याद रखो। अच्छा, फ्लोएम वाले में कौन सा फिनोमिनन रिलेटेड है, यस, ट्रांसलोकेशन। समझ में आ गया। ट्रांसपीरेशन हमेशा वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में आएगा, और ट्रांसलोकेशन हमेशा इधर वाले पार्ट में आएगा, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स वाले पार्ट में आएगा। ठीक है, तो इतने डिफरेंसेस हैं, आते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। आप इतने इसमें से आपको जो इजी लगे आप उसको लिख सकते हो। ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग आते हैं कि स्पेशली ट्रांसपीरेशन क्या होता है और ट्रांसलोकेशन क्या होता है, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ठीक है ना। तो डेफिनेशन तो ऑल ओवर तुम लोग जानते हो। ट्रांसपीरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिप्स। लिप्स का सरफेस होता है, वहाँ पे स्टोमाटा होता है, आप पहले ही पढ़ चुके हो है ना। स्टोमाटा का फंक्शन भी यही था, है ना, ट्रांसपीरेशन कराता था। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे स्टोमाटल पोर होते हैं, उससे वाटर का इवेपोरेशन, जितनी ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर होता है, उतना ही ज़्यादा ट्रांसपीरेशन का रेट हाई हो जाता है। ठीक है। चलिए, तो वो ट्रांसपीरेशन। ठीक, अभी ट्रांसलोकेशन क्या होता है, तो एकदम अलग है। देखो, नाम सिमिलर है बट फंक्शन बिल्कुल अलग है। ठीक है। ट्रांसलोकेशन का मतलब हुआ लोकेट कर देना, अलग अलग जगह खाने को, फूड मटेरियल को लोकेट कर देना, पहुंचा देना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड मटेरियल्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है ना, थ्रू फ्लोएम। समझ में आ गया। चलिए, इतना क्लियर होगा आपको। चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फोर्सेस दैट मेक्स द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम रूट टू लीव्स, यानी कि आपको नीचे से ऊपर जाना है, दैट इज अगेंस्ट ग्रेविटी काम करना है। यानी कि आप सोच सकते हो कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं अगेंस्ट ग्रेविटी कैसे काम करते होंगे। ठीक है ना। दैट इज द रीजन वाई द फंक्शन ऑफ जाइलम रिक्वायर्स द फिजिकल फोर्सेज ऑल्सो। ठीक है ना। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको नीचे से ऊपर लेके जाना है वाटर मॉलिक्यूल्स को, तो फिर फिजिकल फोर्सेस तो रिक्वायर्ड होंगे ना, तभी तो नीचे से ऊपर जाएगा ना वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। चलो, तो इसमें हम लोगों को 3 फिजिकल फोर्सेस पढ़ने हैं, 3 या 4 बोल सकते हो। ठीक है ना, मैं काउंट करा देती हूँ। पहला नंबर फिजिकल फोर्स है रूट प्रेशर। ठीक है, मैंने नाम लिया था डिफरेंस वाले सेक्शन में, आप वापस से वीडियो रिपीट करके देखना। ठीक है ना, एक बार ही नहीं, 2-3 बार आप वीडियो रिपीट करके देखोगे ना, फिर आपको सब टोटली याद हो जाएगा, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। चलिए, पहला हो गया रूट प्रेशर। ठीक है, फिजिकल फोर्स हुआ। सेकेंड फिजिकल फोर्स हुआ कोहेसिव फोर्स। ठीक है। थर्ड फिजिकल फोर्स हुआ अधेसिव फोर्स, ये दोनों साथ में काम करते हैं। और चौथा फिजिकल फोर्स हुआ ट्रांसपीरेशन, जिसके बारे में हमने जस्ट डिस्कस किया था हमने अभी। ठीक है, हम लोग चारों फिजिकल फोर्सेस को देखेंगे, और इससे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से रूट से लीव्स तक वाटर मॉलिक्यूल्स पहुंच पाते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो पहले रूट प्रेशर क्या होता है। अच्छा, तुम खुद सोचो, वाटर कहाँ होता है, सॉइल में होता है। ठीक है ना। अभी सॉइल से वाटर को खींचना पड़ता है, एब्जॉर्ब करना पड़ता है, कौन करता है, रूट करता है। ठीक है ना। अभी रूट में 2 पार्ट्स होते हैं। पहला जो रूट हेयर होता है, स्टार्टिंग पॉइंट रूट हेयर होता है, और वही रूट हेयर वापस से स्टेम बन जाता है। ठीक है ना, मॉडिफाई हो करके। तो पहले तो सॉइल से वाटर को तो रूट हेयर ही एब्जॉर्ब करेगा ना, तब तो फिर वो वाटर जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा स्टेम के थ्रू। ठीक है। तो हाँ, सॉइल से रूट हेयर जो एब्जॉर्ब करता है ना वाटर को, उसी को बोलते हैं रूट प्रेशर। आप लोग 9th में ऑस्मोसिस पढ़े होंगे। ठीक है ना। हाँ, उसी ऑस्मोसिस के द्वारा जो रूट हेयर्स हैं वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं रूट प्रेशर। अब आओ, पानी कहाँ तक पहुँच चुका है, स्टेम के निचले वाले पार्ट तक पहुँच गया है। अब मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करने हैं। क्या करना है, अगेंस्ट ग्रेविटी काम करना है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर तक लेके जाना है। तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी वाला जो काम है ना, इसको कराने के लिए आपको 2 एक्सटर्नल फोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। पहला कोहेसिव फोर्स और दूसरा अधेसिव फोर्स। ठीक है ना। वैसे तो ये फिजिक्स है, बट आपको चूँकि बायो में यूज़ हो रहा है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है ना। देखो, आप दिवाली में कभी दिया आपने जलाया है,
उसमें क्या होता है ना, पहले के ज़माने में जब हम लोग केरोसिन ऑयल से दिया जलाते थे, अभी तो नहीं जलाना चाहिए, उससे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, बट जब हम लोग जलाते थे, या फिर लालटेन आप जलाते थे पहले के ज़माने में, पता नहीं आप जलाते थे या नहीं, हम लोग तो जलाते थे, ठीक है। तो जब लालटेन जलाओगे ना, उसमें क्या होता था कि कॉटन का जो रुई था उसको डाल दिया जाता था, और उसमें हल्का सा नीचे बेस पे तेल डाल दिया जाता था, और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो जो तेल था ना वो ऊपर की तरफ वो चढ़ जाता था। आप ऐसा अभी भी कर सकते हो, क्या करो ना, कॉटन का कपड़ा ले लो, पानी में नीचे से बस कपड़ा का थोड़ा सा जो नीचे लास्ट एंड वाला जो पॉइंट होता है ना, उसको कपड़े में पानी में डुबा दो, तो तुम देखोगे ना कि धीरे 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 करते 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 वो पानी ऊपर तक पहुँच जाता है, पूरा कपड़ा ही आपका भीग जाएगा। कॉटन होना चाहिए, समझ में आया ना। हाँ, इसी को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स एंड अधेसिव फोर्स। द फोर्स बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, ठीक है। ये चेन बन जाता है पूरा का पूरा, एकदम वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एकदम ज्वाइन हो जाते हैं और चेन बना देते हैं, ठीक है ना। और अधेसिव फोर्स का मतलब होता है कि फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द गिवन सरफेस, ठीक है ना। वो किस सरफेस, वहाँ पे सरफेस क्या हो जाएगा मेरे वाले एग्जाम्पल में, वो कॉटन का क्लॉथ, ठीक है ना। तो वो पानी जो है चेन बना लिया कोहेसिव फोर्स के द्वारा, अब वही चेन वाटर का जो चेन हुआ ना, अब वो चिपक जाएगा किससे, हाँ, कॉटन की सरफेस से, और तब ये इसको कहेंगे अधेसिव फोर्स। अधेसिव मतलब चिपकना, गम को भी तो अधेसिव भी बोलते हैं ना, ठीक है, आप ऐसे याद रख लेना। तो अधेसिव फोर्स यानी कि फोर्स बिटवीन वाटर चेन एंड द गिवन सरफेस, दैट इज योर क्लॉथ, ठीक है। चलो, तो ये चिपक करके फिर आप स्टेम में ये ऊपर की तरफ थ्रू जाइलम ये चला जाता है, ठीक है ना। चलो, एक लास्ट फोर्स और आता है ट्रांसपिरेशन। अच्छा, तुम ये सोचो कि अगर ये ऊपर ना जा पाए तो, अगर प्लांट बहुत ज़्यादा लंबा हो, क्योंकि लंबे होते हैं ना प्लांट, यूकेलिप्टस का प्लांट देख लो कितना लंबा होता है, ठीक है। तो अगर ये ना जा पाए ऊपर तो क्या होगा, ठीक है। इसलिए एक चौथा फोर्स भी काम करता है, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अभी आप खुद सोचो कि अगर ऊपर से भी कोई खींचने वाला होगा तो फिर तो नीचे से और स्पीडली मूव करेगा ना कोई भी चीज़, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन में यही होता है कि जितने भी लीव्स के सरफेसेस होते हैं वहाँ से तो वाटर इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो जब इवेपोरेशन होता है ना वाटर का, तो एक तरह से एक प्रेशर क्रिएट होता है ऊपर की तरफ से, और इसी प्रेशर की वजह से जो कोहेसिव और अधेसिव फोर्सेस थे जिसके कारण वाटर कॉल्यूम बना था, ऊपर जा रहा था, उसको और ज़्यादा फोर्स मिलता है और वो ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, ठीक है ना, और लीव्स और अदर पार्ट्स तक पहुंच जाता है। इस तरीके से प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। ये थोड़ा न्यू टॉपिक है, तो आप इस वीडियो को 3 बार 4 बार रिपीट करके देखना, फिर समझ आ जाएगा। और मैंने जो कहा है ना वीडियो में, उसको मैंने PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है ना। उसको वापस से तुम लोग नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।